तो चलिए अब हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ सबसे पहले हम कैरेक्टर देख लें, कुछ इसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे। देखिए इसके कुछ कैरेक्टर हैं और ऐसे में हम पहले इसके बारे में बता चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले ये जो टॉपिक हम स्टार्ट करें, इस टॉपिक के पहले अगर हम इसकी बातें ना करें तो फिर ये पूरे टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आप भूल ही गए होंगे क्या। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका पहला जो कैरेक्टर हम देखते हैं, इसका पहला कैरेक्टर क्या है कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। देखिए एक ही पहले आपको एक ही कैरेक्टर याद रखना है कि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो जनक इन्वॉल्व होते हैं, इसमें दो जनक शामिल होते हैं। वो जनक कौन कौन से होते हैं? तो जनक एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। पहले बता चुके हैं हम, मेल को ऐसे डिनोट किया जाता है और फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए मेल के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं। ये हम लोग यहाँ तक जानते हैं। देखिए होता यह है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, मतलब मिलते हैं, जुड़ते हैं, मतलब संलयित होते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं फ्यूजन और फिजन के बारे में बता चुके हैं। तो देखिए ये दोनों जब एक साथ फ्यूज्ड होते हैं तो फ्यूज्ड होने के बाद उसके रिजल्टेंट होता क्या है? जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है और ये जाइगोट का निर्माण हो गया। देखिए इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, ये सारे इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते भी हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा आए भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, इसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मेल का हिंदी में जो भी बच्चे होंगे वो देख लेंगे, मेल का नर होता है, फीमेल का मादा होता है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है। गैमेट का हिंदी क्या होता है? युग्मक होता है। नर गैमेट का निर्माण होता है और इससे मादा युग्मक का निर्माण होता है। देखिए नर युग्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। हिंदी उसका क्या होता है? शुक्राणु। और ओवम का हिंदी क्या होता है? अंडाणु। ठीक है, ये दोनों एक साथ मिलते हैं और फ्यूज्ड होते हैं। फ्यूज्ड का मतलब होता है संलयित होना, और मिलकर ये जाइगोट बना देते हैं। और जाइगोट का हिंदी क्या होता है? युग्मनज। तो देखिए मेल में जैसे क्रोमोजोम की अगर हम बात करते हैं कि मेल के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो कितने क्रोमोजोम होंगे? 46 क्रोमोजोम होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मेल के अंदर? 46 होते हैं। और फीमेल के अंदर भी कितने होंगे? 46 ही होंगे। 46 क्रोमोजोम इसमें होंगे। ठीक है, अब देखिए इनके जो गैमेट बनते हैं स्पर्म, उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 हो जाते हैं। तो इसमें कितने होंगे? इसमें भी 23 क्रोमोजोम ही होंगे। एक बात समझिएगा, मेल में 46 क्रोमोजोम था उनके पेरेंटल बॉडी में, और उनके जो गैमेट बने उसमें 23 क्रोमोजोम हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, इसमें एक होता है मियोसिस, नाम आप लोग सुने होंगे, 11th क्लास में पढ़ना है ये चीजें, मियोसिस के बारे में। और हिंदी अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। मियोसिस जहां भी होता है वहां क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है? हाफ हो जाता है। अगर क्रोमोजोम का नंबर सपोज 40 हो और वहां मियोसिस हो जाए तो कितने हो जाएंगे? 20। सेम वैसे ही होता है, जैसे ही मेल के अंदर 46 क्रोमोजोम था और इसमें मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान इसमें क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है, मतलब ये 23 में हो जाते हैं। और यानी जो इधर मियोसिस हो रहा है, सेम प्रोसेस इधर भी चलता है। इधर हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप याद रखिएगा, इसमें 46 क्रोमोजोम है, यहाँ 23 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो रहा है, किसके द्वारा? मियोसिस के द्वारा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों एक साथ फ्यूज्ड हुए तो जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट में क्रोमोजोम का नंबर कितने होते हैं? तो इसमें भी 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्यों? 23 मेल गैमेट का और 23 फीमेल गैमेट का मिलकर 46 क्रोमोजोम का जाइगोट का निर्माण होता है। और एक चीज से समझेंगे, देखिए ये 46 क्रोमोजोम है, मतलब कि क्रोमोजोम का सेट यहाँ डबल है, 23 पेयर में है, 2 सेट में है। तो ये हम लोग यहाँ 2n इसको हम लोग बोलते हैं। डिप्लॉयड को हम लोग डिनोट करते हैं 2n से, यानी कि ये डिप्लॉयड होता है। पेरेंटल बॉडी हम लोग यहाँ जो लिए हुए हैं, कौन सा कैसा पेरेंटल बॉडी है? डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी है। जैसे कि हम अभी ह्यूमन के बारे में बता रहे हैं आपको,
हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग क्या होते हैं, डिप्लॉयड पेरेंटल बॉडी होते हैं। मीन्स कि हम सब में क्रोमोजोम का नंबर 46 होता है, 23 पेयर में होता है गुणसूत्र की संख्या, ठीक है। तो यहाँ ये डिप्लॉयड होता है और मेल गैमेट 23 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एन होगा और एन से हम लोग डिनोट करते हैं हैप्लॉइड को, हैप्लॉइड होता है ये, ठीक है। अब फिर ये फीमेल गैमेट भी क्या होगा, तो इसे भी हम एन से ही डिनोट करेंगे क्योंकि ये भी हैप्लॉइड होता है। और एक चीज आप याद रखिएगा, देखिए एक चीज याद रखिएगा, गैमीट हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और जाइगोट हमेशा और हमेशा, और जाइगोट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। इतने सारे आप ये इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये गैमिट, हम ये क्या बोले हैं, गैमिट हमेशा और हमेशा क्या होते हैं, मतलब युग्मक हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एक गुणित बोला जाता है, ठीक है, एक गुणित होता है ये। और डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, द्विगुणित होता है, आप देख लेंगे इसे, द्विगुणित होता है और जिसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं हिंदी में, और ये युग्मक होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए जो जाइगोट बना हुआ है ना, ये जाइगोट क्या होता है, ये भी 2n होता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 है, डबल क्रोमोसोम है ना 2n, तो 2n को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बता चुके हैं आपको, क्या चीज से, डिप्लॉयड से। और ये भी इसका द्विगुणित होता है हिंदी डिप्लॉयड का, और यहाँ भी हम बता दिए हैं जाइगोट हमेशा और हमेशा डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज समझना है हमको, यहाँ पे हमने एक मेल लिया फीमेल लिया, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वो दोनों पेरेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट सेक्स वाले होते हैं, मतलब अपोजिट जाति वाले। अब जैसे कि कौन, तो एक मेल और एक फीमेल लेते हैं, मेल के द्वारा मेल गैमेट का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं, और ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और गैमेट हमेशा और हमेशा हैप्लॉयड होता है। क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं कि स्पर्म क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। क्या पूछ दिया जाएगा मेल गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, तो मेल गैमेट बोलिए या फिर स्पर्म बोलिए, हैप्लॉयड ही होते हैं, एक गुणित होते हैं। अब अगला देखिए, सबसे पहला आप क्या इसके कैरेक्टर के बारे में क्या याद किए, इतना अगर आपको याद है तो आप इसके सभी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। बस एक मिनट सुनिएगा। देखिए ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का निर्माण कर लें तो इस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझा दें इसके बारे में। देखिए फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक साथ मिल जाए, फ्यूज हो जाए, और फ्यूज होने के बाद जब जाइगोट का निर्माण हो जाए तब उसी को हम क्या, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या, फर्टिलाइजेशन, निषेचन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखें कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा क्या देखें, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर तीसरा क्या पॉइंट देखेंगे, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या बोलेंगे, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट होने के बाद इससे डेवलप होकर इम्ब्रियो बनता है, और फिर वो इम्ब्रियो डेवलप करके क्या चीज का निर्माण करता है, न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन उससे होता है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हमें इसके कैरेक्टर के बारे में हम ये लिखवा, पहले भी आपको लिखवाए हुए हैं तो ये लिखवाना नहीं पड़ेगा, पहले आप वहां देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट को हम लिखवा दिए पहले, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनेशन के बारे में बात किए थे वहीं पे हम दोनों के कैरेक्टर के बारे में लिखवा दिए थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में। अब हमें सिर्फ यहाँ समझना था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी फेज होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें फेज होता है ये जुवेनाइल फेज होता है। इसका हिंदी क्या होता है, लैंगिक जनन की अवस्थाएं, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, 3 अवस्थाएं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होते हैं। और वो कौन कौन से अवस्था होते हैं, तो देखिए ये इसमें सबसे पहले आता है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा क्या होता है सेनेसेंस फेज, या इसी को ओल्ड फेज भी बोला जाता है, बुढ़ावस्था। तो देखिए ये सबसे पहले जो जुवेनाइल फेज का बात कर रहे हैं, जुवेनाइल फेज को प्लांट के टर्म में ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, जुवेनाइल फेज को, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले द पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ये होता ये है, ये एक ऐसा अवस्था होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऐसी अवस्था
जिसमें कोई भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होने के बाद ग्रो करता है और ग्रो करके मैच्योर होता है, यहीं तक का स्टेज आता है इसमें, किसमें, जुवेनाइल फेज में, ठीक है। और फिर उसके बाद वाला जो इसमें एक पॉइंट है, इन प्लांट्स जुवेनाइल फेज इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज, ठीक है। मतलब प्लांट के टर्म में जुवेनाइल फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ओके। अब अगला देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। रिप्रोडक्टिव अवस्था क्या होता है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव अवस्था का मतलब होता है जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद वो ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाता है तो आता है पहला फेज में, जुवेनाइल फेज के अंदर। लेकिन जब जुवेनाइल फेज के बाद जो भी फेज चलता है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें कि वो रिप्रोडक्टिवली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने समान किसी अदर ऑर्गेनिजम्स को, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। तो देखिए रिप्रोडक्टिव फेज, द एंड ऑफ अ वेजिटेटिव फेज, ये तो हम पहले बता चुके हैं। प्लांट के टर्म में ही हम लोग वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है, या इसी को जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं। तो जब भी वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज का एंड हो तो वो मार्क कर देता है कि रिप्रोडक्टिव फेज का क्या हो चुका है, बिगिनिंग हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है। तो क्या बोलेंगे, द एंड ऑफ अ वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अगला है सेनेसेंस फेज के बारे में। और ये सेनेसेंस फेज जो होता है ये ओल्ड अवस्था होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ होने के बाद ग्रो किया, ग्रो करने के बाद मैच्योर हुआ और मैच्योर होकर जब अपने समान संतान का उत्पत्ति भी कर दिया, मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया, तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का जो उसका टाइम होता है ये सेनेसेंस फेज या बोलते हैं, या फिर बूढ़ा अवस्था उसको हम बोलते हैं। पहले भी जब हम आपको लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ा रहे थे तब वहां पे लाइफ स्पेन में हमने इसके बारे में बात किया था। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद वो मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद जैसे हम लाइफ स्पेन में आपको बताए हुए थे कि नेचुरल डेथ होना चाहिए, उसके बर्थ से लेकर उसके नेचुरली डेथ तक के, उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को हम लोग लाइफ स्पेन बोलते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का। तो फिर जैसे हम वहाँ लाइफ स्पेन आपको बताए हुए थे कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, तो सबसे पहले उसका बर्थ होता है, उसकी जन्म होती है। बर्थ होने के बाद वो क्या करता है, तो ग्रो करता है, मीन्स उसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद वो मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद फिर वो क्या करता है, तो रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, उसका ये सेनेसेंस फेज आ जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्ड फेज बोलते हैं, ठीक है, ओल्ड फेज। और ओल्ड फेज के बाद क्या होता है, उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। और यही तक का पूरे टाइम को हम लोग बताए हुए थे। क्या होता है, इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किसके टर्म में, लाइफ स्पेन के टर्म में। ये हम लोग इसके बारे में बातें कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले आप जो देखे जिसमें बर्थ हुआ, बर्थ ग्रोथ किया, ग्रोथ होने के बाद जब मैच्योर हुआ तो यहाँ तक के फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज में रखते हैं, ठीक है। और जब ये मैच्योर होने के बाद जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है और अपने समान नए संतान का जन्म देता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को जब रिप्रोड्यूस करता है, तब ये आता है किसमें, ये आता है आपके सेकेंड वाला फेज में, जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और इसके बाद ये सेनेसेंस फेज आता है, ओल्ड फेज, मतलब रिप्रोड्यूस होने के बाद जब वो डेथ के तरफ में बढ़ने लगता है, मतलब उसकी एज जो होती है, ओल्ड एज जब हो जाती है, तब उसको हम लोग सेनेसेंस फेज बोलते हैं, मतलब बूढ़ा अवस्था होता है। तो दी फेज आफ्टर द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद के फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेनेसेंस फेज बोलते हैं। और एक टर्म समझिएगा, ये एनसीईआरटी का है, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन टर्म में पूछा हुआ है, द इंटरफ्लावरिंग पीरियड इन प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट में जो भी इंटर फ्लावरिंग पीरियड होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे। अच्छा एक टर्म समझिएगा, ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा थोड़ा रटा रटाया लग रहा होगा कि हाँ इंटर फ्लावरिंग पीरियड, लेकिन पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड होता क्या है। देखिए अगर मान लीजिए सपोज कोई ये फ्लावर है, हम लोग तो ये देखते आ रहे हैं कि सर आप तो ये बता दिए कि जो बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद ग्रो किया, मैच्योर हुआ, जुवेनाइल फेज में आ गया या फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया। लेकिन जब भी प्लांट में जैसे कोई फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर आज ये फ्लावरिंग दिया, फूल दिया,
और इसके फूल देने के बाद ये कुछ समय तक, जैसे कि 1 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए फ्लावर रुक जाता है, बीच में फ्लावर इससे नहीं आया, या फिर 5 दिन या 2 दिन की जितने की भी इसकी स्टेज हो, बीच में ये जो रुक गया, तो ये फ्लावर पहली बार जो फ्लावर दिया है उसके कुछ दिन के बाद रुकने के बाद फिर ये फ्लावर देता है, तो उन दोनों फ्लावर के बीच के पीरियड को हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो आप बताइए, वो इंटर फ्लावरिंग पीरियड जो है, पहली बार फ्लावर दिया, कुछ समय रुका, और कुछ समय रुकने के बाद फिर फ्लावर दिया, तो इसके बीच के समय को हम लोग इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोले हैं। तो ये बताइए कि ये क्या, वो फ्लावर जो होगा वो किस में आएगा, मैच्योर होगा या क्या होता है, तो उसको हम लोग मैच्योर फेज में रखते हैं। याद रखिएगा, वो मैच्योर फेज होता है। उसे हम ये वेजिटेटिव फेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें वो ग्रो नहीं कर रहा है, वो एक तरह से पहले से ऑलरेडी वो ग्रो कर चुका है, वो ऑलरेडी ग्रोथ हो गया है। लेकिन ग्रोथ होने के बाद कुछ समय तक क्या होता है, उसकी जब जो फ्लावर होता है आ जाने के बाद जब फिर से वो ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद फिर से नए फ्लावर आते हैं, और इसीलिए उस फेज को हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज। ठीक है, तो ये हमारा टर्म कंप्लीट होता है, इसको आप लोग एक बार ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, ये जुवेनाइल फेज जो है, इसके जस्ट बाद ये आता है रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सेनेसेंस फेज का ओपनिंग होता है। ठीक है, जुवेनाइल फेज का ओपनिंग होता है किसमें, रिप्रोडक्टिव फेज में, और रिप्रोडक्टिव फेज का ओपनिंग होता है सेनेसेंस फेज में।